अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत अहम मौजू का जायज़ा लेंगे कि गुर्दों में पेशाब का जो एक अमल होता है वो किस तरह से बनता है, होता है और कहाँ-कहाँ से क्या प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कभी कम होता है, कभी मिक़दार में ज़्यादा होता है, कभी इसकी बारियाँ ज़्यादा होती हैं, कभी बारियाँ भी कम होती हैं, कभी उसके अंदर कलर बहुत तेज़ होता है, कभी हम ये देखते हैं कि कलर उसका डार्क है, हल्का है, मुख्तलिफ़ कलर आते हैं, मुख्तलिफ़ उसकी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हम कार्बोरेट पे एक कलर के हिसाब से पहले ही एक वीडियो हमारी ट्यूटोरियल की बन चुकी है, हमारी जो क्लास हुई थी उसको रिकॉर्ड किया गया और आज उस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उसका एक अहम हिस्सा आज की इस वीडियो के अंदर हम पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर हमारे जो गुर्दे हैं उनके अंदर नेफ्रॉन्स मेन वो पार्ट है जो यूरिन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। उन 2.4 तकरीबन मिलियन या 2.5 मिलियन नेफ्रॉन हमारे दोनों गुर्दों में पाए जाते हैं जो पेशाब बनने का अमल करते हैं। तो इस वक्त हम अपने बोर्ड के ऊपर एक नेफ्रॉन को हमने लिया है, बनाया है, वक्त बचाने के लिए हमने इसको पहले बना लिया है और इस नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं जिसके नतीजे में यहाँ पर यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो हम सब जानते हैं ये एक नेफ्रॉन जो है ये 2.4 या 2.5 मिलियन नेफ्रॉन्स की नुमाइंदगी कर रहा है। जो अमल इस एक नेफ्रॉन के अंदर हम बयान करेंगे ये अमल तमाम गुर्दों के अंदर, दोनों गुर्दों के अंदर जिस तरह से तरतीब पाता है उसकी निशानदेही करता है। तो हम जानते हैं कि तकरीबन नॉर्मल हालात के अंदर दिल हमारा 5 लीटर खून हर मिनट में पंप करता है, जिस्म के अंदर धकेलता है। उस 5 लीटर ब्लड में से दोनों गुर्दों में 5 लीटर का 20% यानी तकरीबन 1 लीटर ब्लड दोनों गुर्दों में फ़िल्ट्रेशन के लिए जाता है ताकि उसमें से पेशाब के लिए जो फासिद मवाद जिस्म का है, जो खून के ज़रिए से वहाँ भेजा गया है, वो गुर्दे उसको फ़िल्टर करके और उसको बाहर ख़ारिज कर दें। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 लीटर जो यूरिन इन नेफ्रॉन्स के इस पार्ट में जब पहुँचता है तो इस वाले पार्ट को जो खून लेकर के आ रही है दिल में से यहाँ तक पहुँची है, इसको एफरेंट आर्टीरियल कहते हैं, यानी इसमें आर्टरीज़ पहुँची हैं खून लेकर के। तो जो लेकर के आने वाली है पेशाब बनने के लिए, अमल के लिए, उसको एफरेंट ए से, और इसी के आगे एक और आर्टरी है जिसको इफरेंट आर्टीरियल कहते हैं। और याद रखिएगा नेफ्रॉन में दोनों जानिब से आर्टरीज़ ही आती हैं। आमतौर पे दीगर आज़ा में एक तरफ आर्टरी होती है तो दूसरी तरफ वीनस सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए चूँकि प्रेशर का एक मामला होता है, प्रेशर चाहिए होता है, इसमें से मवाद ने अलहदा होना है, लिहाजा इसके दोनों जानिब आर्टरीज़ होंगी, याद रखिएगा। तो इस तरफ इफरेंट आर्टीरियल, इस तरफ एफरेंट आर्टीरियल, इन दोनों के दरमियान में इन आर्टरीज़ का उरूक शाहरिया जिनको कहते हैं, जैसे बालों के जैसी बारीक जो हमारे जो आर्टरीज़ मौजूद हैं, इस आर्टरीज़ के गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, यानी कि एक गुच्छा बन जाता है। इसमें से प्रेशर जो ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसकी मदद से इसकी फेनेस्ट्रेशंस में से, यानी कि इसके जो शरियानें होती हैं जो उसके एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती हैं, उसके दरमियान में स्पेस बनता है। उस साइज़ का मटेरियल उस स्पेस में से, उस फेनेस्ट्रेशन में से बाहर निकल आता है। बाहर निकल के कहाँ आता है? इस बॉमेन कैप्सूल में। नेफ्रॉन का जो सबसे ऊपर बड़ा कप होता है, एक प्याला नुमा हिस्सा होता है जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। उस ग्लोमेरुलस में से जो मवाद निकल करके, छन करके, फ़िल्टर हो करके पहुंचता है तो सबसे पहले उसको ग्लोमेरुलस ऑपरेटस के अंदर आना है। अब इसके अंदर ये कितना मवाद आता है तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 1 लीटर ब्लड यहाँ पर आया, इस 1 लीटर ब्लड के अंदर 400 ml के लगभग बड़े सेल्स, बड़े साइज़ के अज्जा होते हैं, RBCs वगैरह बड़े साइज़ के हैं। तो वो तो इस फेनेस्ट्रेशंस में उनका साइज़ बड़ा होता है तो लिहाजा वो तो सीधे चले जाते हैं। बाकी 600 ml के लगभग हमारे पास इसमें प्लाज्मा होता है और छोटे साइज़ के सेल्स होते हैं जो इसमें से गुजर सकें। उनमें से 600 ml में से उसका भी 20% यानी तकरीबन 120 ml के लगभग दोनों गुर्दों के तमाम नेफ्रॉन में, याद रखिएगा ये अमल हम बात कर रहे हैं एक नेफ्रॉन के ऊपर बात करते हुए, तो इन नेफ्रॉन्स के अंदर तकरीबन 120 ml के लगभग मवाद इसके बॉमेन कैप्सूल के अंदर पहुंचता है। और ये 120 ml मवाद अब पेशाब बनने के नेफ्रॉन के अंदर मुख्तलिफ अमल में से गुजर करके आखिर में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 1 ml यूरिन लिखा है। 1 ml यूरिन इस तरह लिखा कि हमारी अक्सर क्लासेस के अंदर जब हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर 120 ml आया मवाद तो यहाँ से सब फिल्टर होने के बाद बाहर कितना निकलेगा, तो अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं और ये जवाब दे देते हैं कि जी 120 ml बाहर निकल जाएगा, यूरिन बनेगा।
अब 120 ml जवाब कैसे गलत है, ज़रा इसका जायज़ा ले लेते हैं, फिर हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटों में कितने मिनट बनेंगे? 1440 मिनट्स। और अगर 120 ml पेशाब अगर बन रहा है तो 1440 मिनट में कितना पेशाब हमारे पास बन जाएगा? तकरीबन 170-80 के लगभग ये पेशाब हमारा 172.800 ml यानी 172 लीटर, 173 लीटर्स पेशाब। तो 173 लीटर पेशाब कौन प्रोड्यूस कर सकता है भाई? कैसे होगा? उसका तो खाना ख़राब हो जाएगा, उसमें तो रहेगा ही नहीं, इतना तो उसके अंदर है ही नहीं। इसकी करेक्ट इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी कि अगर 60 मिनट्स हैं और उसके 24 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं? 1440 मिनट्स। तो 1440 मिनट्स में 1 ml अगर यूरिन प्रोड्यूस होकर के आता है हमारे पास, तो हमारे पास कितना होगा? 1440 ml। तो 1440 ml तो नॉर्मल हालात में एक आम इंसान कितना पेशाब प्रोड्यूस करता है? तकरीबन 1.5 लीटर, 1.5 यानी 1440 है, इसको 1500 राउंड फिगर कर लें, 1500 ml तो 1.5 लीटर बन जाता है। तो ये याद रखना है कि ये यूरिन और नॉर्मल हालात के अंदर, आम हालात में जो नॉर्मल सतह पे हो, ना कोई बहुत सर्द इलाके में ना कोई बहुत गर्म इलाके में, मोतदल जगह के ऊपर हो, तो तकरीबन जो यूरिन प्रोड्यूस एक सेहतमंद इंसान करता है वो 1.5 लीटर इस तरह बनता है। कभी ये जवाब गलती से भी नहीं लिख देना है। बाज़ वाइवा के अंदर और इस तरह छोटे शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसके आंसर्स में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि 120 ml अगर बोमेन कैप्सूल में जा रहा है यूरिन बनने के लिए तो यूरिन पर मिनट कितना बनेगा, तो 120 ml लिख दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत जवाब होता है और सेंसलेस जवाब हो जाएगा। अच्छा, इस मरहले को हम आगे और बढ़ाते हुए चलते हैं और हम देखते हैं कि जब ये 120 ml मवाद अब आगे बढ़ रहा है तो इसका जो ये पार्ट है बोमेन कैप्सूल के साथ अटैच शुदा पार्ट, ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ इस्तेमाल करते रहेंगे। तो जब पीसीटी एरिया के अंदर से गुजर रहा है तो ये देखें कि इसकी ये तमाम जो वॉल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई हैं। मुख्तलिफ एपिथेलियल सेल्स मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ काम करते हैं और ये सारी इसकी वॉल्स हैं। ये इसके ल्यूमिनल साइड है यानी ट्यूबदार, ये एक नालीदार, आप देख रहे हैं एक नाली बनी हुई है। ये पूरा नेफ्रॉन एक नालीदार है और नालीदार होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? ये गुदूद नाकला है। गुर्दा जिसके अंदर ये नेफ्रॉन काम कर रहे हैं, तो ये नेफ्रॉन्स क्या है? ये गुदूद नाकला। याद रखिएगा कि जो गुदूद जाज़बा होते हैं और गुदूद नाकला होते हैं, इसमें एक बुनियादी फ़र्क होता है। गुदूद जाज़बा और गुदूद नाकला में फ़र्क जो है हम एक अलहदा इसके ऊपर क्लास में बयान कर चुके हैं, तो वो भी इंशाल्लाह साथी देख लेंगे। मुख्तसर बता देते हैं कि जब गुदूद जाज़बा होंगे वो अपना हार्मोन रिलीज़ करेंगे और वो हार्मोन बराह रास्त खून के अंदर रिलीज़ करेंगे। वो अपनी उसकी जो वॉल्स होंगी, उसके जो सेक्रेशन होता है वो सेक्रेशन बराह रास्त खून के अंदर होगा। लेकिन गुदूद नाकला उसकी एक सिफ्त है कि वो नालीदार होंगे। वो अपनी डक्ट, अपनी नाली के ज़रिए से अपनी प्रोडक्ट जो रिलीज़ करते हैं वो रिलीज़ शुदा इंजाइम, वो प्रोडक्ट, और ये जो गुदूद नाकला हैं इंजाइम खारिज कर रहे हैं और गुदूद जाज़बा हार्मोन्स खारिज कर रहे हैं। तो वो जो गुदूद नाकला के अंदर प्रोडक्ट होगी वो अपने नाली के ज़रिए से सफ़र करके अपने मुताल्लिका जगह तक जाएगी, या जिस और गुदूद को उसने एक्टिवेट करना है। तो गुदूद जाज़बा और नाकला पे जो हम अलग हमने बात की है, तो बाकी तफसील इंशाल्लाह आपको वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ उसको देख लीजिएगा। हो सकता है इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दिया जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नालीदार होने की वजह से और अपना प्रोडक्ट जो इसके अंदर आ रहा है ये एक सफ़र करेगा, यहाँ तक आएगा, तो लिहाजा हम इसको गुदूद नाकला के अंदर शुमार करते हुए इस पे काम कर रहे हैं। अब इस गुदूद नाकला के अंदर ये एक नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या काम हो रहा है उसको हम समझते हैं। अब यहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर से ट्यूब्यूल जो फ्लूइड है, जो इस ट्यूब के अंदर फ्लूइड मौजूद है जिसने यूरिन की शक्ल इख्तियार करनी है, वो इसमें से गुजरना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने Na+ का साइन दिया है, सोडियम का निशान है। साथी जानते हैं केमिस्ट्री और थोड़ा सा मुताल्ला होना चाहिए, तो ये सोडियम है। यहाँ हमने इख्तिसार से लिख भी दिया है HCO3, ये अल्कली है जिसको बाइकार्ब कहा जाता है। H2CO3 कार्बनिक एसिड है,
ये आपकी जो सोडा वाटर वगैरह होती हैं, ये बहुत हल्के क्वालिटी का, हल्के असरात वाला तेज़ाब होता है। और ये जो कार्बन पानी के अंदर चूँकि वो तहलील हो जाता है बासानी CO2, तो लिहाजा उस पानी को थोड़ा सा एसिडिक कर देता है, और जिसके नतीजे में ये सोडा वाटर वगैरह या जिस्म के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें काम होता है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म से कार्बन के अखराज में भी मदद देता है, तो आगे इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। इस तरह से ये Na सोडियम के लिए है, Cl क्लोरीन के लिए, K+ का मार्क है पोटाशियम के लिए, CO2 कार्बन के लिए, H+ प्रोटॉन के लिए, और Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसके लिए। और भी दीगर चीज़ें आती जाएंगी, जैसे PCT है, प्रॉक्सिमल कॉर्नोलेटरी ट्यूब्यूल, ये पार्ट को हम बता रहे हैं, और अम्बुबेलोबली या इसका कुछ लोबी नाम है, जो भी आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। उर्दू की किताबों में बहुत सारे मुश्किल नाम लिखे हुए हैं, इसलिए मुश्किल नामों को कम इस्तेमाल करते हैं, इतने मुश्किल नाम होते हैं। अब ये अनाबिब मुहसला, तो वो ज़रा साथियों को ढूंढने समझने में मुश्किल होती है, लेकिन अंग्रेज़ी के नाम ऐसे होते हैं कि जो फ़ौरी तौर पे आप गूगल में, यूट्यूब पे किसी जगह सर्च करके उसके बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये सोडियम है, इस सोडियम को यहाँ पर हम देख रहे हैं एरो की मदद से कि ये इस प्रॉक्सिमल कॉर्नोलेटरी ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा है। अंदर कहाँ जा रहा है? यहाँ पर चूँकि ये एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, तो उसमें से एक एपिथेलियल सेल को हमने यहाँ लार्ज किया है। ये सुर्ख कलर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो एक प्रोडक्ट बनाई गई है हमारी, ये एक सेल है, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, और बड़ा करके यहाँ हमने दिखाया है। इस सेल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो दीगर इसके प्रॉक्सिमल कॉर्नोलेटरी ट्यूब्यूल के सेल्स में भी हो रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब यहाँ पर सोडियम आया, तो यहाँ पर एक स्पेशल काउंटर ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। इस काउंटर ट्रांसपोर्टर का काम क्या? ट्रांसपोर्टर का काम होता है एक चीज़ को लेना, दूसरी जगह भेज देना, पहुँचा देना। तो इस ट्रांसपोर्टर का काम क्या है? इसके दो आर्म हैं, एक आर्म इसके अंदर है, सेल के अंदर है, और एक आर्म इसका इस ट्यूब्यूल के अंदर है। इस ट्यूब्यूल के अंदर से वो क्या करेगा? सोडियम को कैच करेगा। इसका एक पार्ट जो है वो सोडियम को कलेक्ट करेगा, और इसका इंटरनल पार्ट अपने अंदर मौजूद प्रोटॉन को पकड़ेगा, और उसको ये घूम जाएगा, अपने अंदर से लेकर के आएगा, और सोडियम को अपने सेल के अंदर ले गया, और अंदर मौजूद प्रोटॉन को वो प्रॉक्सिमल कॉर्नोलेटरी ट्यूब्यूल के अंदर ले आया, और इस सोडियम को अंदर ले गया। जब इस तरह से ये ट्रांसपोर्टर ये काम करते रहेंगे, सेल के अंदर ले जाएंगे, तो ये सेल क्या होंगे? रिच हो जाएंगे सोडियम से। जब ये सोडियम से रिच हो जाएंगे, तो इस सेल में एक वक्त आएगा कि पूरे भर जाएंगे, लिहाजा इनके निकासी का भी इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये सोडियम जब इसके अंदर रिच हो जाएगा, तो इस सोडियम को इस सेल से बाहर निकालने के लिए भी अंदर जो है ना एटीपेजेस मौजूद है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, जिसको सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस कहा जाता है। सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस ये क्या काम करते हैं? ये इसकी बेजोलेटरल साइड के ऊपर, यानी इसकी बैरूनी साइड पर मौजूद होते हैं। बैरूनी साइड पर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वो दरमियानी जगह है, यहाँ पर ये एफरेंट आर्टीरियल दोबारा गुजर रही है। इस एफरेंट आर्टीरियल के अंदर यहाँ से निकला हुआ वो तमाम मवाद जो इन्होंने जज़ब कर लिया अपने अंदर, जो खून के लिए ज़रूरी था, ग्लूकोज वगैरह, पानी, जो भी मटेरियल, सोडियम वगैरह, वो यहाँ पर जमा होकर के यहाँ से फिर इसके अंदर आर्टरी के अंदर वापस चले जाना है। तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम यह बनाया हुआ है कि यहाँ ये काम का मवाद आ गया था, उस मवाद को इसके अलग अलग निज़ाम मौजूद हैं जो दोबारा उसको जज़ब करके और अपने सेल में से दोबारा उसको खारिज करेंगे और वो इसके अंदर दोबारा शामिल हो जाएगा। तो यहाँ से सोडियम इस सेल के अंदर मौजूद है। इस सेल में से 3 सोडियम को इसने बाहर फेंकना है और पोटाशियम को अंदर लेकर आना है। 2 पोटाशियम को इसने अपने सेल के अंदर ले आना है और अंदर से 3 सोडियम को बाहर ले जाना है। जब ये 3 सोडियम बाहर इस तरह से निकलते रहेंगे तो ये सेल के अंदर जगह बनती रहेगी और इसमें मज़ीद सोडियम इसमें से कैच करके इसके पीछे लाया जाएगा। और पानी हमेशा सोडियम के पीछे फॉलो करता है, सोडियम के साथ रहना पसंद करता है। तो जहाँ सोडियम निकल रहा होगा तो उसके पीछे पानी ने भी वापस अपनी जगह पे चले जाना है और वो इजीली परमिएबल होकर के निकल जाएगा इसके पीछे। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक और प्रोडक्ट भी हमारे पास आ रही है, HCO3। देखें यहाँ हमने लिखा हुआ, ये क्या है? HCO3। ये HCO3 बाइकार्ब है जिसको हम अल्कली कहते हैं। अल्कलाइन पानी होता है, अल्कलाइन चीज़ें जो होती हैं तो ये अल्कली है। हम बिलमुफरद अज़ा इन सब चीज़ों को आगे आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। पहले हम इसका मरकज़ी मैकेनिज़्म को समझते हैं। तो ये क्या है? अल्कली। ये लाजमी बात है, इसके साथ खारिज होकर के आई और आराम से उसका साइज़ इस तरह का है कि इसमें से इसकी फेनेस्ट्रेशन में से आराम से निकल के आ गई। तो इस अल्कली जब यह यहाँ पहुँच रही है जिसको HCO3 से केमिस्ट्री के अंदर दिखाया जाता है, तो ये क्या करेगी? ये जब आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर एक स्पेशल प्रोडक्ट मौजूद है, एक स्पेशल एक सिस्टम इसके अंदर सेल के किनारे पे इन अंदरूनी साइड पे, ट्यूब की अंदरूनी साइड पे, प्रॉक्सिमल कॉर्नोलेटरी ट्यूब्यूल के अंदर की जानिब
ये प्रोडक्ट मौजूद है जिसको कार्बनिक एनहाइड्रेस कहा जाता है। कार्बनिक एनहाइड्रेस क्या करता है यहाँ पर कि अपने अंदर से खुसूसी एक प्रोडक्ट को जारी करता है। उस प्रोडक्ट ने यहाँ कुछ काम करना होता है, लेकिन उस काम के करने से कबल इसका इस हाइड्रोजन इस प्रोटॉन के साथ कुछ अमल होना है। वो अमल क्या होना है कि जब ये बाइकार्ब आ रहा है तो इस बाइकार्ब के साथ इसने H ने यानी प्रोटॉन ने फ्यूज़ हो जाना है। जब ये प्रोटॉन इसके साथ अल्कली के साथ फ्यूज़ हो जाएगा तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, H2CO3। देखिए ये HCO3 है, तो जब इसके साथ एक और प्रोटॉन इसके साथ ऐड हुआ तो इन्होंने क्या किया, H2CO3 बना दिया। H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड बना दिया। जब कार्बनिक एसिड बन गया, एक नई प्रोडक्ट बन गई, अब अल्कली इसके साथ मिलकर के क्या बन गई, कार्बनिक एसिड बन गई। कार्बनिक एसिड बन गई और यहाँ से जो कार्बनिक एनहाइड्रेस था क्या करता है, अपनी जो प्रोडक्ट को अपने एक एंजाइम को रिलीज़ करता है। इस एंजाइम ने इसको इसके साथ लग करके इसको ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। जब इसने इसके साथ फ्यूज़ होकर के इसको तोड़ना है तो इसने इसको तोड़ने के बाद इसमें क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O पानी, इन दोनों को इसने अलग-अलग कर दिया। कार्बन चूँकि यहाँ बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ ये ब्रेक हो रहा है मुसलसल इसके एंजाइम की वजह से, तो जब कार्बन यहाँ बढ़ना शुरू होगा तो यहाँ पर एक प्रेशर बिल्टअप होगा और कार्बन ये लिपिड सॉल्युबल होता है और ये अपने चिकनाहट या कोई ऐसे सॉल्यूट्स जो होते हैं उनके अंदर से आराम से ये गुजर सकता है, लिक्विड्स में से या कोई ऐसी नरम सतह में से। तो इस कार्बन एपिथेलियल सेल जो है इस कार्बन के अंदर आराम से नफूस कर जाता है, अंदर पेनिट्रेट हो जाता है इसके अंदर, ये परमिएबल है इसके अंदर। तो जब ये इसके अंदर परमिएबल है, अंदर जाएगा तो इस सेल के अंदर मौजूद भी पानी है, क्योंकि तमाम सेल्स के अंदर पानी मौजूद है, कोई भी सेल नहीं है रतूबात या पानी के बगैर हो, तो पानी मौजूद है H2O। H2O के साथ ये कार्बन जो अंदर गया इस सेल के अंदर, एपिथेलियल सेल जो अब इसके बेजोलेटरल साइड पर है, बैरूनी सतह पर है, इस लोब्यूल के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाहर की जानिब, तो इसके साथ ये फ्यूज़ हो गया और इसने फ्यूज़ होकर के इसके साथ मिलकर के दोबारा कौन सी प्रोडक्ट बनाई, H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड इसने दोबारा बना दिया। अब एक मैकेनिज्म को समझें कि यहाँ से गुजरने वाला एक सिस्टम किस तरह से यहाँ पर अंदर जा रहा है सेल के अंदर, और इन सेल्स के अंदर वो क्या काम कर रहा है। इसने यहाँ पर H2CO3 जब बिल्डअप कर दिया तो वो बिल्डअप होने के बाद यहाँ पर भी वही कार्बनिक एनहाइड्रेस मौजूद है जिसने बाहर क्या किया था, इनको ब्रेक करने का काम किया। जॉइंट किसको कर रहा है, H2O और कार्बन को फ्यूज़ कर रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है H2CO3। यहाँ पर H2CO3 को ब्रेक करके कार्बन और हाइड्रोजन ये पानी बनाया था, और यहाँ पर क्या कर रहा है, पानी और कार्बन को मिला करके H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर रहा है। और कार्बनिक एनहाइड्रेस आगे ब्रेक हो करके उसका एक प्रोटॉन अंदर सेल के अंदर रह जाएगा जो कि दोबारा यहाँ से रिलीज इसने होना है, और इसका HCO3 यानी कि इसका अल्कली पार्ट ये यहाँ पर दोबारा अलहदा हो गया। अलहदा होकर के जब ऊपर पहुँचा है तो इसको भी एक एक्सचेंजर के ज़रिए से इसने बाहर निकल जाना है। अब देखें कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ से सोडियम भी अंदर जा रहा है और सेल के ज़रिए से बाहर निकल रहा है, और यहाँ से जो हमारा अल्कली मटेरियल था, जो हमारी ख़ास प्लाज्मा की उसकी रतूबात या तरिया बोलने अल्कली बोलने वो मौजूद थी, उसने भी वापस बाहर निकलना था। तो इस मैकेनिज़्म के थ्रू वो यहाँ से बाहर निकल गया, अंदर ले आया और यहाँ पर मौजूद HCO3 को यानी कि हमारे अल्कली को उसने बाहर खारिज कर दिया। और यहाँ पर मौजूद प्रोटॉन मौजूद है, ये फिर प्रोटॉन इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से फिर इसके अंदर जाएगा और यहाँ से सोडियम आएगा, तो ये एक मैकेनिज़्म यहाँ चलता रहेगा, ठीक है। और ये जब ये चलता रहेगा, ये सोडियम अपना लेता रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आगे सोडियम भी कम जाएगा, कार्बन भी कम जाएगा क्योंकि वो भी यहाँ पर चला गया। तो लिहाजा यहाँ से जो गुज़रने वाला आगे का जो मवाद है उसके अंदर ये अहम चीज़ें पहले ही जज़ब कर ली गई होंगी। लेकिन अब यहाँ पर एक काम को और समझते हैं। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर था, लेकिन इस नॉर्मल प्रोसीजर में अगर किसी दवाई की मदद से या जिस्म के अंदर ग़िज़ा या तहरीक उसकी बदलती है जिसके नतीजे में, और ऐसा हो जाता है कि एक बंदा मिसाल के तौर पे रेगिस्तानी इलाके के अंदर है और डिहाइड्रेशन का शिकार है, पानी भी उसको कम मिल रहा है और वो पानी कम मिलने के नतीजे में उसकी हालत ख़राब है। अब फ़ौरी तौर पे उसके कारूरे को, उसके पेशाब को बढ़ाने की ज़रूरत है और मौलिज उसका ट्रीटमेंट करता है। तो एलोपैथिक के अगर डॉक्टर होते हैं तो एसिटाज़ोलामाइड टाइप की जो अद्वियात होती हैं वो इस्तेमाल करा देते हैं। एसिटाज़ोलामाइड क्या करती हैं कि वो इस नेफ्रॉन्स के अंदर से गुज़र करके और इस ट्यूब में यहाँ पहुँच करके इस कार्बनिक एनहाइड्रेस को स्टॉप कर देती हैं, इसको प्लग कर देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो तहरीक बदलने वाला निज़ाम है
जिससे हम आसाबी तहरीक को उसकी बहाल कर देते हैं, या गुदद नाकला के फ़ेल को किसी में हम बढ़ा देते हैं 5 नंबर के, तो क्या होता है कि वो उसके मरीज़ के पेशाब की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो कैसे होती है, वो यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेस को डिस्टर्ब किया जाएगा। जब इसको मामूली सा टच करके इसको छेड़ा जाएगा, इसको स्टॉप किया जाएगा इसके अमल को, तो ये क्या करेगा, ये जो अपनी प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहा था, जो H2CO3 को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। अब जब ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा कि जब ये H2CO3 को ब्रेक नहीं करेगा तो क्या होगा कि कार्बन भी नहीं बनेगा। जब कार्बन नहीं बनेगा तो इस सेल के अंदर नहीं जाएगा। जब सेल के अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नफूज नहीं करेगा, तो इसके अंदर मौजूद पानी के साथ मिल करके और इस कार्बन एनहाइड्रेस की मदद से H2CO3 और HCO3 और H+ यानी कि प्रोटॉन और ये जो HCO3 में भी ये कन्वर्ट नहीं होगा, अल्कली में भी कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये पूरा निज़ाम अंदर नहीं बनेगा तो ये प्रोटॉन भी इजाफी नहीं आएगा। जब इजाफी प्रोटॉन नहीं आएगा तो इस ट्रांसपोर्टर के लिए ज़रूरी था कि अंदर से वो प्रोटॉन को ले और बाहर से सोडियम को ले। तो जब इसको प्रोटॉन नहीं मिलेगा तो ये बाहर से सोडियम भी नहीं लेगा। तो जब बाहर से सोडियम नहीं लेगा, यहाँ से प्रोटॉन नहीं जाएगा, तो ये प्रोटॉन इस HCO3 के साथ अमल भी नहीं करेगा। जब ये अमल नहीं करेगा तो H2CO3 भी नहीं बनेगा। जब ये सारा अमल इसी तरीके से चलता रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम की मिकदार भी ज़्यादा गुजरेगी, बाइकार्ब की मिकदार भी ज़्यादा गुजरेगी। जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा गुजरेंगी तो क्या होगा, हमारे पास आखिर में हमारे पास सोडियम भी हाई होगा, हमारे पास अल्कली भी हाई होगा, हमारे पास पानी भी ज़्यादा होगा, उसमें यूरिया भी ज़्यादा आएगा और उसका pH भी ज़्यादा होगा। ये एक सादी सी तरतीब थी कि किस तरतीब से हमने देखा कि अगर नॉर्मल हालात के अंदर अगर उस मरीज़ में कोई कमी आ गई है तो उसको बढ़ाने के लिए हमने सिर्फ कार्बनिक एनहाइड्रेस को अद्वियात की मदद से, तहरीक की मदद से, ये जिस्म का अंदरूनी निज़ाम इसके अमल को रोकेगा। तो जब ये रुका, या एलोपैथिक की एसिटाज़ोलामाइड टाइप की अद्वियात होती हैं जो एलोपैथिक के लोग इस्तेमाल करते हैं, हम तो खैर वो नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके फंक्शन को समझने के लिए चलते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस दवाई ने यहाँ पर रोका था, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। लेकिन जब हम तबई अमल करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हम बाज़ ऐसे गुद्दे उज़लाती मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं और जब उसके पेशाब का मसला देखते हैं और फ़ौरी तौर पे उसको मदद की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फ़ौरन गुलाब की पत्ती और बड़ी इलायची वाला कहवा पिला देते हैं कि ये मिला करके इसको पिलाना शुरू कर दें। 1 नंबर की कोई ग़िज़ाएँ, 1 नंबर की कुछ मशरूबात, कुछ अर्कियात उसको लगा देते हैं और उसको पीते ही कुछ ही देर के अंदर उसके पेशाब में इजाफ़ा हो जाता है और उसकी वो शिद्दत में कमी आ जाती है। नतीजे के तौर पे बहुत अच्छा चलता है। या फिर हमारे पास अगर उज़लाती गुद्दी का कोई मरीज़ आते हैं, उनमें भी पेशाब कम की शिकायत आ जाती है और शिद्दत जैसे पकड़ता है, खुश्की बढ़ जाती है। जब खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, यहाँ देखें ना, अगर मिसाल के तौर पर वो 2 नंबर का पेशेंट है तो क्या होगा, 2 नंबर का पेशेंट उसके अंदर जो सौदावी मवाद ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। 3 नंबर का अगर वो मरीज़ तहरीक का आया हुआ होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो खुश्की का मादा बढ़ा हुआ होगा। तो जब इतने ज़्यादा खुश्की और होगी तो प्लाज्मा कम होगा। जब प्लाज्मा कम होगा और उनको लिक्विड चाहिए इसमें से, फेनेस्ट्रेशंस में से निकलने के लिए, लिक्विड के साथ ही वो निकल पाएंगे। तो वो लिक्विड अगर कम होगा तो वो कम मिकदार में यहाँ फ़िल्ट्रेशन के लिए आएंगे और ज़्यादा मिकदार में ये वापस चले जाएंगे, जो जिस्म की खलाओं में जा कर के रुक जाएंगे और जो नुक्रस या ताजुरुल मफासिल वगैरह का सबब बन जाते हैं। और जो यहाँ पर किसी तरह फेनेस्ट्रेशन में से हो करके यहाँ आ गए फ़िल्टर हो करके, वो भी इसके अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पे फ़िल्ट्रेशन के अंदर या ट्यूब्यूल के अंदर फंसते जाएंगे और वो क्या करेंगे, फिर पत्थरी का काम करेंगे, पत्थरी का डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। लिहाजा हमें पत्थरी के पेशेंट को या यूरिन के पेशेंट को, डायलिसिस के पेशेंट को इलाज से कबल पहले हमने समझना होता है कि इसके जिस्म के अंदर जो निज़ाम नॉर्मल था, उस निज़ाम नॉर्मल में कहाँ कमी आई है, कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ यहाँ पर जो स्केचिंग की है इसको बड़े अच्छी तरह से समझें और इसके फ़ेल को अब हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आगे बयान करेंगे कि आगे की सिमत में जब ये कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हालात में जा रहा है तो आगे क्या होगा। यहाँ पर भी देखें एटीपेजेस मौजूद है, एक एटीपेजेस यहाँ मौजूद है, इस साइड पर मौजूद है, इस साइड पे इसकी मौजूद है, इस तरह से इस पार्ट में भी मौजूद है। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये है थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या है, ये हेयर लूप है, ये एक बारीक एक लूप ऊपर की तरफ चढ़ती है जो कि क्या है, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये असेंडिंग पार्ट है और ये असेंडिंग पार्ट ऊपर चलती है तो यहाँ पर थिक, क्योंकि ये चौड़ा हो जाता है आगे का हिस्सा। जब ये असेंडिंग पार्ट ऊपर थिक होके जाती है तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये पार्ट कहलाएगा जब ऊपर की तरफ जाएगी। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जब जाएगी तो क्या होगी, ये कलेक्टिंग ट्यूबुलर के अंदर जाएगी और वहाँ से यूरिन प्रोड्यूस होके जाएगा।